हेलो एवरीवन, मैं सागर कुमार और आप सत्य साई क्लासेस पर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम लोग लोस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूँ, आप फटाफट से जाके देख लें। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा समटाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, जिसमें साहब के बारे में बताया गया है। साहब जो है पूरा नाम उसका है साहेब ए आलम और वो एक रैग पिकर है। और दूसरा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव ए कार। इसमें जो है मुकेश के बारे में बताया गया है कि वो एक मैकेनिक बनना चाहता है, जिसमें एनिस जंग एक लेखिका हैं जो कि मुकेश और वो दोनों जो हैं मुकेश और लेखिका दोनों आपस में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुकेश अपनी मर्जी का मालिक बनने का हठ करता है। मैं एक मोटर मिस्त्री बनूंगा, वह घोषणा करता है। मुकेश जो है अपना मर्जी का मालिक, यानी वो जो जहाँ रहता है फिरोजाबाद में, वहाँ सभी जो हैं बैंगल्स बनाने का काम करते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं। पर मुकेश जो है अलग सोच वाला है, वो कुछ अलग करना चाहता है। वो एक मोटर मिस्त्री एक मैकेनिक बनना चाहता है। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? लेखिका पूछती है कि क्या तुम कुछ कारों के बारे में जानते हो? साहब मुकेश बोलता है, मैं कार चलाना सीखूंगा। वह सीधा मेरी आंखों में देखते हुए उत्तर देता है। उसका स्वप्न फिरोजाबाद, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है वो अपनी चूड़ियों बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद की गलियां की धूल में एक मृग तृष्णा की तरह प्रतीत होती है। मृग तृष्णा यानी मिरैग, यानी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेगिस्तान में जो है हम लोग को आँख थोड़ा सा दूर में पानी का एक स्रोत दिखता है जो कि वो है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। उसी तरह यहाँ कहा गया है। और आगे कहा गया है कि फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने का कार्य में लगा हुआ है और ये भारत का कांच गलाने का एक उद्योग केंद्र है, जहाँ कई परिवारों ने पीढ़ियों से भट्टियों के आसपास काम करते हुए व्यतीत कर दिए हैं और ये कांच जोड़ते हुए देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। यानी पूरा देश भर का चूड़ियाँ जो है वो यहीं पर बनता है और सारे लोग फिरोजाबाद के यही चूड़ियाँ बनाने के कार्य करते हुए अपने जो है जीवन को व्यतीत कर देते हैं। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। वे लोग नहीं जानते कि बच्चों के लिए ऊंचे तापमान पर कांच की भट्टियों में हवा और रोशनी के बिना अंधेरी कोठरियों में कार्य करना कितना गैरकानूनी है। यदि यहाँ कानून जो कि बाल मजदूरी है वो यहाँ पर लागू होगा तो यहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं इन गर्म भट्टियों से बाहर निकल सकते हैं, जो कि अपनी दिन की रोशनी इसी में व्यतीत कर देते हैं, इसी अंधेरे जगह पर। और वे समय के बीतते पल में अपनी जो आँखों की रोशनियाँ हैं वो खो देते हैं। मुकेश की आंखें चमक उठती है जब वह स्वेच्छा से मुझे अपने घर में ले जाता है। यानी ऑथर मुकेश जो है वो ऑथर को अपने घर में ले जाता है और बताता है कि उसका जो घर है वो दोबारा बनवाया गया है। ऑथर और मुकेश जहाँ अपने घर में जाते हैं वहाँ पर किनारे बदबूदार नालियाँ रहते हैं और वहाँ सभी के घर जो हैं टूटी हुई दीवारें, हिलते दरवाजे और खिड़कियों से रहित है, जहाँ पर सभी मनुष्य जो हैं वो जानवरों को भी पालते हैं। वहाँ पर मुकेश एक घर के दरवाजे पर खड़ा होकर एक अपने लात से दरवाज़ा को खोलता है और वो जो घर होता है, वो जो झोपड़ी होता है, वो आधा निर्माण किया हुआ है, वो पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। वहाँ पर एक चूल्हा है जिस पर एक बड़ा बर्तन पर पालक का पत्ता जो है वह उबल रहा है और फर्श पर एक बड़ा एल्युमिनियम का थाली है जिस पर कटी हुई सब्जियां रखी हुई है। वहाँ एक महिला है जो कि दुर्बल है, पतली दुबली है, वो रात्रि का भोजन पका रही है पूरी परिवार के लिए। और वहाँ चूल्हे से जो धुआं निकल रहा है वह उसकी आंखों में पूरा घुस रहा है, जिससे जो है उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वह उसी तरह मुस्कुराती है। वह जो है वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। वह उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वह उतने ही उम्र में बहुत ही बड़ा सम्मान को प्राप्त कर ली है, बहुत ही बड़ा अधिकार को, जो यह है कि वो उस घर की बहू है। उसने पूरे घर को संभाला है। उसके पति मुकेश और
उनके पिता की जिम्मेदारी संभाल ली है, उनके लिए खाना बनाना और भी छोटे मोटे कार्य। जब बुजुर्ग व्यक्ति प्रवेश करता है तब वह दीवार के पीछे खड़ी हो जाती है और घूंघट से अपना चेहरा के नज़दीक सरका लेती है। मतलब वो अपने चेहरे को साड़ी से ढांप लेती है, जैसा कि पहले होता था। जैसा कि रिवाज के अनुसार पुत्रवधू को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपना चेहरा घूंघट से ढक लेना चाहिए। वह जो बुजुर्ग है वह चूड़ी बनाने वाला है। पहले वह दर्जी के रूप में था और अब वह चूड़ी बनाने वाला है। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी वह एक घर का निर्माण भी नहीं कर पाया है और अपने जो 2 बच्चों थे उसको भी अब आज तक स्कूल नहीं भेज पाया है। वह केवल उन्हें चूड़ी बनाने की कला सिखाया है, जो कि वह बेखूबी से जानता था। मुकेश की दादी कहती है यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। मुकेश की दादी जो अपने पति को चूड़ियों पर पॉलिश करते हुए कांच की धूल में अंधे होते हुए देखी है, वह कहती है कि भगवान द्वारा दी गई वंश परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है। चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर उन्होंने चूड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं देखा है। वो कहती है कि उन्होंने चूड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं देखा है। अपने घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में सिर्फ उन्होंने चूड़ियाँ देखा है। सूर्य जैसी सुनहरी चूड़ियाँ, धान जैसी हरी, शाही नीली, गुलाबी, बैंगनी, प्रत्येक रंग जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में है। लेखिका कहती है अंधेरी झोपड़ियों में जलते बुझते तेल के दियों की लपटों की पंक्तियों के सामने रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के सर्कल में जोड़ते हुए लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हैं। यानी वो जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से सीख रहे हैं चूड़ियाँ बनाने की कला। उनकी आंखें बाहरी रोशनी के बजाय अंधेरे में ज़्यादा व्यवस्थित है, यानी वो रोशनी के बजाय अंधेरे में ज़्यादा सूटेबल है। उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे में ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए वो अक्सर बड़े होने से पहले ही अपनी आंखें की जो रोशनियां हैं वो उन्हें खो देते हैं, उन्हें वो समाप्त हो जाते हैं उनकी आंखों की रोशनियां। आगे पोएट कहती है कि जो सविता है वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहने हुए एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी हुई कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। जब उसके हाथ मशीन के चिमटों की तरह यांत्रिक रूप से चलते हैं, मुझे हैरानी होती है। यानी जो एक सविता है जो है वो उसके जो हाथ हैं वो मशीनों की तरह काम करते हैं। क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है? ये भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है और विवाह के समय शुभ मानी जाती है। यानी जो चूड़ियाँ हैं वो भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है और यह विवाह के समय शुभ भी माना जाता है। एक दिन यह रहस्य अचानक उस पर खुल जाएगा, यानी एक दिन सविता को पता चल जाएगा इन चूड़ियों के पवित्रता के बारे में जिसको वो बना रही है। जब उसके सिर पर एक लाल घूंघट ढक दिया जाएगा, उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई पर पहना दी जाएगी, यानी जब वो एक दुल्हन बन जाएगी, उसी महिला की तरह जो उसके समीप बैठी हुई है, जो कई वर्षों पहले दुल्हन बनी थी। उसकी कलाइयों पर अभी भी चूड़ियाँ हैं परंतु आंखों में रोशनी नहीं है। वह कहती है कि वह अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट खाने का आनंद नहीं ली। उसका पति एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी है। कहता है मैं चूड़ियों बनाने के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो कुछ मैंने किया है वह है परिवार के रहने के लिए एक घर बनाना, यानी वह बस अपने जीवन भर में एक घर बनाया है। यह सुनकर कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि उसने जीवन में वह प्राप्त कर लिया है जिसे पाने में अनेक लोग अपने जीवन काल में असफल रहे हैं। उसके सिर पर एक छत, चूड़ियाँ बनाने के धंधे को जारी रखने के सिवाय किसी भी कार्य को करने के लिए धन की कमी, यहाँ तक कि पर्याप्त भोजन न होने का रोना धोना प्रत्येक घर में सुनाई पड़ता है। युवा व्यक्ति अपने बुजुर्गों के विलाप से स्वर मिलाते हैं। फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव आया है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी वर्षों से वो यही काम करते आ रहे हैं जिसके उसके मस्तिष्क उनके दिमागों में बस यही भरा हुआ है, जिससे वो और भी दूसरे कार्य की योग्यता को वो मार दिए हैं। लेखिका एक युवा व्यक्तियों के समूह से पूछती है
तुम एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो? तो उन युवा व्यक्तियों के समूह बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास के चंगुल में फंस चुके हैं और जिन्होंने उनके पिताओं और पूर्वजों को अपने जाल में उलझाया। यदि हम संगठित हो भी जाएं तो भी हमें ही पुलिस के द्वारा कोई गैर कानूनी कार्य करने के लिए पीटा जाएगा और ज़बरदस्ती खींचकर जेल में डाल दिया जाएगा। यानी वो पूरी तरह से फंसे हुए हैं, वो कुछ अलग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुलिस जो है वो उन मिडिल क्लास लोगों के तरफ है। उनका कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें कुछ अलग नज़रिए से देखने में मदद कर सके। उनके पिता भी उन्हीं की तरह इसमें फंसे हुए थे और वे भी अब बहुत ही थक गए हैं। वे एक चक्र की तरह अंतहीन बातें करते रहते हैं जो गरीबी से भावहीनता, लालच व अन्याय की तरफ चलती है। लेखिका उनके बातों को सुनकर वो दो भिन्न संसारों को देखती है। एक संसार उस परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा, उस जाति के कलंक से लदा हुआ है जिसमें वो पैदा हुआ है, और दूसरा साहूकारों का, मिडिल क्लास व्यक्तियों का, पुलिस वालों का, कानूनों के रखवालों का और राजनीतिज्ञों का दुष्ट क्षेत्र है। उन्होंने एक साथ बच्चे पर इतना बोझ डाल दिया है कि जिसे वह नीचे नहीं उतार सकते हैं। वह जागरूक हो इससे पहले वह इसे स्वाभाविकता से स्वीकार कर लेते हैं, जिस प्रकार उसका माता पिता कर लेता है। यानी उन बच्चों को जागरूक होने से पहले ही उन पर काम का जो है बोझ डाल दिया जाता है जिसे वह स्वीकार कर लेते हैं, जिस प्रकार उनके पिता कर लेते हैं। कोई भी काम करने का अर्थ होगा साहस करना, और साहस करना उसके विकास का हिस्सा नहीं है। जब लेखिका मुकेश को कुछ अलग करने की साहस देखती है तो वो खुश होती है। मुकेश कहता है कि मैं मोटर मिस्त्री बनना चाहता हूँ। वह गैराज जाएगा और काम सीखेगा, किंतु गैराज उसके घर से बहुत दूर है। मुकेश हट करता है कि मैं पैदल चला जाऊँगा। लेखिका कहती है, क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का भी स्वप्न लेते हो? वह एकदम शांत हो जाता है। नहीं। वह फर्श की तरफ घूमते हुए कहता है। उसकी हल्की बड़बड़ाहट में एक व्याकुलता है जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। वह कारों के सपने लेने में ही संतुष्ट है जिन्हें वह गलियों में तेज गति से दौड़ते हुए देखता है। बहुत कम हवाई जहाज़ फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते हैं। तो इसी तरह हमारा जो ये चैप्टर है पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।